अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम डेफर्ड टैक्स विद लीज फिर से देख लेते हैं, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसर। लेसी के केस का हल्का सा रिकॉल करा दूं कि लेसी के लिए हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ ये कह रही थी कि भाई मैं आपकी फाइनेंस लीज को नहीं मानती, यानी वो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को नहीं मान रहा था टैक्स वाला, ना ही वो लीज लायबिलिटी को मान रहा था। उसने कहा जो आपकी जेब से रेंटल जा रहा है मेरी नज़र में वो एक्सपेंस है। अगेन वो क्या कह रहा था टैक्स वाला लेसी को, जो आपकी जेब से रेंटल जाएगा मेरी नज़र में वो टैक्स की मद में अलाउबल एक्सपेंस है। तो फिर लेसी कह रहा था तो मैं डेप्रिसिएशन का क्या करूंगा, सुनना यहां से कनेक्ट करना है। लेसी कह रहा है कि भाई जो मैं राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का डेप्रिसिएशन है मैं उसका क्या करूंगा। तो टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि बेटा डेप्रिसिएशन उसको अलाउ होगी ये एसेट जिसका है। तो ये एसेट इन एक्चुअल है किसका, लेसर का। तो वो कह रहा है बेटा मैं इसकी जो डिडक्शन है मैं उसको अलाउ करूंगा, क्योंकि एसेट की ओनरशिप जिसके पास होती है डिडक्शन की इंटाइटलमेंट भी उसकी होती है एज पर टैक्स लॉस। तो लेसी ने फिर उससे पूछा, यानी आप कह रहे हैं कि आप राइट को नहीं मानते? उसने बोला नहीं मानता। उसने कहा आप लीज लायबिलिटी को नहीं मानते? उसने कहा नहीं मानता। तो उसने बोला मानते क्या है? उसने बोला रेंटल, बस दैट्स इट। अब हम आ गए लेसर के पास। लेसर अपनी जब लीज की अकाउंटिंग करता है, फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग करता है, तो आपको एक बात पता है ना कि वो अपनी किताबों से एसेट को निकाल देता है, जो आपको यहां पे दिख रहा है ये रहा, इसको मैं भी हाईलाइट भी कर रहा हूं। अपनी किताबों से एसेट को निकाल देता है, उसके अगेंस्ट में क्या बुक कर लेता है, NIFL। अब यहां पे टैक्स अथॉरिटीज कह रही हैं कि ये जो एसेट, यहां पे लिखता भी हूं मैं, ये जो एसेट फाइनेंस लीज की वजह से आउट हुआ है, टैक्स की नजर में ये एंट्री प्रिविलेंट ही नहीं है। भाई टैक्स अथॉरिटीज की नजर में ये एंट्री कोई मायने ही नहीं रखती, क्योंकि टैक्स वाला कह रहा है कि भाई ये जो एसेट पीपी आपने निकाल के फेंका है और उसके अगेंस्ट में NIFL बुक किया है, मैं इस NIFL को नहीं मानता। टैक्स वाला कह रहा है मैं अभी भी यही मानता हूं कि ये पीपी लेसर भाई अभी भी आप ही की किताबों के अंदर है। तो उसने कहा लेसर ने, तो भाई आप टैक्स में करेंगे क्या? तो टैक्स वाला कह रहा है कि भाई अभी आपको बताता हूं। बोल रहा है जो आप रेंटल रिसीव करेंगे, वो क्या कहता है, जो आप रेंटल रिसीव करेंगे इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि भाई और क्या होगा? उसने बोला पीपी वी विल अलाउ डेप्रिसिएशन डिडक्शन। लेसर कह रहा है भाई वापस से समझाओ, क्लैरिटी लाओ उसके अंदर। भाई लेसर को टैक्स वाला कह रहा है कि जो आप रेंटल रिसीव करेंगे मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा, और जो एसेट आपकी किताबों में, लेसर कह रहा है भाई मेरी किताब में है ही नहीं, तो टैक्स अथॉरिटीज कह रही हैं कि भाई आपकी किताब में आपके हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपने फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग की है, IFRS 16 को बुक किया है। मैं किसी IFRS 16 को मानता ही नहीं हूं। मेरी नजर में ये वाला जो पीपी है वो अभी भी आप ही का ही है, मैं इसकी डिडक्शन आपको अलाउ करूंगा, क्योंकि आप इस एसेट के असल मालिक हैं, खाली आपने किराए पे दिया हुआ है। तो जो किराया आप ले रहे हैं उसको मैं एज ए इनकम टैक्स करूंगा, और जो इसका वियर एंड टियर है मैं उसको एज ए डिडक्शन अलाउ करूंगा। उसने फिर लेसर कह रहा है कि अच्छा सर अब मुझे बात समझ आई, जो रेंटल आएगा वो मेरी टैक्स के हिसाब से इनकम है। टैक्स वाला कह रहा है बिल्कुल सही सोचा। और फिर ये लेसर कह रहा है कि जो एसेट मेरे नाम पे है, भले ही वो यूज कर रहा है, उसका डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगा। टैक्स वाले कह रहा है बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी रेंटल इनकम जो आएगी उस पर टैक्स लगाएगा, और जो एसेट मैंने खरीदा था और लीज पे दिया हुआ उस पर डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगी। तो क्या लेसी को डेप्रिसिएशन नहीं मिली थी? नहीं मिली थी, अल्लाह की कसम आपको वहां पे सिखाया नहीं मिली थी डिडक्शन उसको। क्यों? उसको मना किया था, उसको बोला एसेट के ओनर तुम नहीं हो, एसेट का ओनर कौन है? लेसर, देखो उसको दे रहा है डिडक्शन। तो यानी आपको पहले मैंने दोनों के पैरामीटर क्लियर कर दिए। अब इसको ऑल टुगेदर डेफर्ड टैक्स की जबान में कन्वर्ट करते हैं थ्रू अ सिंपल इलस्ट्रेशन। आइए जी देखते हैं। हमने कहा अगर मैं ये कहूं कि एक एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू सर 500,000 है, सही है जी, और हमने कहा लीज टर्म जो डिसाइड हुई है वो 4 इयर्स है, और इंटरेस्ट रेट है हमारा 10% का, बाकी कुछ भी नहीं है, टू मेक इट सिंपल। और फिर हमने कहा जो टैक्स रेट हमारा चल रहा है वो 30% है। अच्छा, अब यहां पे लेसर ने एक रेंटल निकाला होगा, तो हम रेंटल का फैक्टर निकाल लेते हैं।
रेंटल के फैक्टर के लिए 1 माइनस 1.1 की पावर -4, और हमने कहा ये जो भी आंसर आएगा सर आप इसको डिवाइड कर दें 0.1 से। तो आपने कहा सर ये कुल मिला के आपका रेंटल का फैक्टर आ गया, एंड इफ आई कैलकुलेट रेंटल तो मैं कोई 500,000 को डिवाइड कर दूंगा 3.17 से, और ये ऑब्वियसली ये आगे तक की चौरंगी है, तो इसलिए हमने कहा 5 लाख डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका रेंटल आ गया 157735। सर ये रेंटल आ गया, किसने निकाला है? लेसर ने। सही है जी। अच्छा अब हमने कहा कि भाई अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो भी कितनी है? 5 ईयर्स। तो सर यूजफुल लाइफ भी 5 ईयर्स है, लीज टर्म आपकी 4 ईयर्स है, तो आपने कहा कि सर ये कौन सी लीज बन चुकी है? सर फाइनेंस लीज। अच्छा भाई इसको टू कीप इट सिंपल मैं ये कर लेता हूँ, अब इसमें बाकी छेड़खानियां करेंगे। यूजफुल लाइफ भी 4 साल है, लीज टर्म भी 4 साल है। सर आपको तो ये पता है ना कि इसकी टोटल लाइफ का अगर सब्सटेंशियल पोर्शन 75% तक लेसी को दे रहा है तो फाइनेंस लीज बन जाती है। वही फाइनेंस लीज की कंडीशंस याद आनी चाहिए। तो खैर अब पता है करेगा क्या लेसर करेगा ये कि यहाँ पे एक एंट्री बनाएगा। एंट्री ये बनाएगा कि सर नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज डेबिट और एसेट या पीपी क्रेडिट कितने से? सर 5 लाख रुपए से। उसने कहा कि भाई 5 लाख रुपए की मैं चीज खरीद के लाया था, वो मैंने निकाल के फेंक दी, उसका रिसीवेबल बुक कर लिया। अच्छा जी, अब कहानी यहां से शुरू होगी। हमने कहा ये आ गया ओपनिंग, इसके ऊपर इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल और क्लोजिंग। अच्छा जी, हमने कहा पहला साल है ईयर 1, ये आ गया ईयर 2, हमने कहा ये ईयर 3 और ये ईयर 4। अच्छा सर ओपनिंग कितना था हमारा? ये हमने कहा रेंटल इन एरिया है, इसके ऊपर 10% हमने इंटरेस्ट बुक किया, और हमने कहा कि अगर हम पहले साल के आखिर में कहें कि 157735 मुझे मिलेंगे, उसमें से 50,000 रुपये इंटरेस्ट की मद में मिलेंगे, तो बाकी मेरी प्रिंसिपल की रिकवरी है, तो मैंने इसमें से ये कटा दिया। हमने कहा ये आंसर आ गया, और हम ज़रा इसको लॉक कर लें ताकि ये हो जाए। हमने कहा दूसरे साल में ये होगा, तीसरे साल में ये, और चौथे साल में जाके ये 0 हो गया। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि लेसर ने ओवर द पीरियड, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, ओवर द पीरियड ये इनकम कमाई है। लेसर ने मेरे बच्चों ओवर द पीरियड ये इनकम कमाई है 130942 की। और अगर मैं आपको बताऊं कि सर अगर मैं पहले साल के आखिर की एंट्री आपको बना के दूं, तो आपने कैश किया होगा डेबिट कितने से? सर इस रेंटल की अमाउंट से, सही है। और आपने यहाँ पे मेरे बच्चों कैश डेबिट करके इंटरेस्ट इनकम को किया होगा क्रेडिट। आपने बोला इसमें से मैंने इतना इंटरेस्ट कमाया है, और सर बाकी आपका प्रिंसिपल की रिकवरी है। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर टेक्निकली अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड करके दिखाऊं आपको, ये जो अमाउंट है आपकी, सर ये अमाउंट आपका बैलेंस शीट इम्पैक्ट है। सही जी, ये वाली अमाउंट आपका बैलेंस शीट इम्पैक्ट है। इसको मैंने यहाँ पे रेड कर दिया। अच्छा, और ये वाली अमाउंट, ये भी आपका बैलेंस शीट इम्पैक्ट है। तो सर समझने की बात यह है कि इस एज फार एज लेसर इज कंसर्न, आपके पीएनएल में लेसर के हिसाब से जाता क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम। यह है पीएनएल आइटम। यह है क्या भाई? पीएनएल आइटम। तो हमने कहा यहां पे लिखते हैं पीएनएल इम्पैक्ट। तो सर समझने की बात यह है कि पूरी लीज की अकाउंटिंग में, फाइनेंस लीज के अंदर लेसर अपने पीएनएल में क्या बुक करेगा? सर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम। तो आए हम ईयर बाय ईयर इसको लेके चलें। ईयर 1 हमने कहा हमारी इंटरेस्ट इनकम, ये हमारी अकाउंटिंग इनकम है ईयर 1 की। टैक्स वाला बोलेगा टैक्स इनकम,
तो टैक्स इनकम कैसे निकलेगी? बोलेगा भाई मैं रेंटल जो रिसीव करोगे उसको इनकम मानूंगा। हमने कहा भाई बेशक माने, कितना रेंटल है, ये रहा। बहुत सुकून से समझना, बहुत सुकून से समझना। उसने अच्छा, फिर हम टैक्स वाले को कह रहे हैं क्या आप ये वाकई पूरी टैक्स करेंगे? नहीं, उसने बोला आपको बचत भी दूंगा। क्यों? वो कह रहा है कि आपने इसको कमाने के लिए एसेट भी तो खरीदा है, उसकी यूजेज भी तो आप ही क्लेम करेंगे ना। तो वो कह रहा है भाई मैंने तो उसको दिया हुआ है। बोल रहा वो अकाउंटिंग में दिया हुआ है ना, मेरी नज़र में ये एसेट अभी भी आपके पास है। तो हमने कहा सही है जी, अभी देख लेते हैं। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन अलाउड 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 4। तो हमने कहा ये डिडक्शन जो उसको अलाउ नहीं हो रही थी लेसी को, इसको मिलेगी। तो नेट इनकम कितनी? सर 32,000 रुपये की। अच्छा, आप बात समझिएगा, टैक्स वाला ये कह रहा है, बहुत सुकून से समझना मेरे बच्चों, टैक्स वाला कह रहा है कि भाई आपको जो रेंटल मिलेगा वो मैं आपको टैक्स करूंगा, और जो आपका एसिड यूज हो रहा है तो मैं आपको उस पे एज अ सॉर्ट ऑफ डिडक्शन दूंगा। तो उसने कहा कि भाई नेट मेरे हिसाब से आपकी ये इनकम बनती है कितने की? 32,000 रुपये की। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं आपसे, तो अगर पहले साल का पीएनएल आप टैक्स अथॉरिटीज़ को पेश करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग इनकम उसके अंदर 50,000 की होगी। अगेन, पहले साल का पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप अपनी टैक्स अथॉरिटीज़ को पेश करेंगे तो आपके पीबीटी के अंदर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर, ये 50,000 रुपये मौजूद होंगे। टैक्स वाला कहेगा मैं 50,000 की इनकम को नहीं मानता, मैं मानता हूँ ये इनकम 32। तो हम बोलेंगे कैसे मानते हो? उसने बोला जो आपको पैसे मिले वो आपकी इनकम, मैं उस पर टैक्स करूंगा, और जो एसेट आपने लगाया है, जो आपका यूज हो रहा है, उसकी डिडक्शन मैं आपको दूंगा। तो नेट उस एसेट के रिलेटेड आपकी इनकम ये है। तो हमने कहा अच्छा सर ये बोले ना कि आप फॉर द ईयर एडजस्टमेंट करेंगे, और फॉर द ईयर एडजस्टमेंट के अंदर आप ये जो 17,265 है इसको लेस करवा देंगे। उसने बोला बिल्कुल लेस करवा देंगे, यानी आप इसको टैक्स होने नहीं देंगे? उसने बोला बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जब उसने माइनस करवाया तो इससे टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? कम हो गई, टैक्स भी कम हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स ज़्यादा, यानी वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है जो कि अकाउंटिंग के हिसाब से इस साल की इनकम है, उस पर टैक्स भी इसी साल लगना चाहिए। तो आप बात समझिएगा, हमने कहा या तो मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूंगा या डेफर्ड टैक्स इनकम। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि हम इसके ऊपर ऑल टुगेदर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे, और यहाँ पे उसके अगेंस्ट में या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट। तो हमने कहा भाई यहाँ पे लायबिलिटी आ गई। ये हो गया पहला साल। आए सर अगले साल पे लेके चलें। हमने कहा अगले साल के पीएनएल में हमारी इनकम कुछ ये होगी। टैक्स वाला कहेगा मैं सिर्फ रेंटल को मानता हूँ और मैं आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करूँगा। फिर ये आ गया, बहुत सुकून से समझना। अब इस साल जो मैंने पीएनएल पेश किया, टैक्स वाला कहेगा कि भाई मैं आपकी इंटरेस्ट इनकम को नहीं मानता। आपको क्यों नहीं बात समझ आ रही है? मैं फाइनेंस लीज को नहीं मानता, मैं ये मान ही नहीं रहा कि आपकी जेब से एसेट चला गया, वो अभी भी आप ही के पास है। आप उसका डेप्रिसिएशन मुझसे ले लें और जो पैसे कमा रहे हैं उस पर टैक्स दे दें। नेट देख लें आपके पास 32735 की इनकम में मान रहा हूँ आपकी। तो मैंने कहा अगर मैंने पीएनएल पेश किया होगा तो मेरे पीएनएल में इनकम ज़्यादा होगी। टैक्स वाला बोलेगा हटाओ। किस हद तक हटाओ? इतनी हद तक। जब इतनी हद तक मैंने उसको हटा दिया तो टैक्स वाले ने किसी इनकम को टैक्स होने से रोका है। देन अगेन आई हैव टू बुक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो मेरी कुल मिला के लायबिलिटी 7127 पे आके खड़ी हो गई है। हमने कहा आगे आ जाए ईयर 3 में। हमने कहा ईयर 3 में आपका मेरी जान इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 27375। टैक्स वाला कहेगा मेरे लिए फंडा सिंपल है, मेरी नज़र में ये एसेट आपकी बुक से गया ही नहीं है, जो रेंटल आ रहा है उस पर टैक्स दो, जो डेप्रिसिएशन है उस पर सेविंग क्लेम करो। उसने बोला भाई ये लो। हमने कहा सर फिर ये आ गया। अच्छा अब इस साल जो आपने पीएनएल पेश किया, इस साल मेरे बच्चों जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पेश किया, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पेश करने के ऊपर आपको पता लगा आपकी इनकम कम है, क्योंकि ओवर द पीरियड प्रिंसिपल सेटल होता जा रहा है। टैक्स वाला कह रहा है मैं इक्वल हूं, तभी तो ये टेम्परेरीली क्रिएटेड डिफरेंस था। टैक्स वाला कह रहा है कि बाबू बात समझना, टैक्स वाला कह रहा है कि भाई अब मेरी नज़र में इनकम ज़्यादा है। अब वो बिला वजह ऐड करके इस पे टैक्स मांग रहा है। देखो उसने पहले टैक्स की माफियां दी है ना, अब वही चीज़ वो ले रहा है।
हम पैसे पे कर देंगे। हमारा मुसीबत ये है कि हमें करंट टैक्स बुक नहीं करना। तो जो मैंने आज तक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की है उसको रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होगी। पर अगेन इफ यू टॉक अबाउट द शॉर्टकट, मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, मैं सिंपल एक काम ये करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 5360 उसने मुझे ऐड बैक करवा दिया, ऐड बैक करवा के मतलब टैक्स मांग रहा है, तो इसी पे मेरा करंट टैक्स ज़्यादा हो गया। तो सर करंट टैक्स अगर ज़्यादा हो गया तो अकाउंटिंग का टैक्स तो कम है ना, क्योंकि अकाउंटिंग के लिहाज से तो ये इस साल की इनकम ही नहीं है। तो आप इसको नलिफाई करने के लिए क्या बुक करेंगे? डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर। अगेन टैक्स वाले की नज़र में आपकी जो इनकम है वो कितनी है? 32735। आपने कितनी बुक की हुई है? 27376। टैक्स वाला बोलेगा कि भाई आपने इनकम कम बुक की हुई है, मुझे इस पर टैक्स दो। अब हम बोलेंगे हम तो ओवर द पीरियड बुक करते हुए आप आज उस पर टैक्स मांग रहे हैं, टैक्स ले लें। ऐड करवाने से टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो गई, टैक्स भी ज़्यादा हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स कम है, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपने लेस करवाया होगा, तो डेफर्ड टैक्स इनकम उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट फॉर द ईयर। और फिर लॉजिक भी दे रहा हूँ कि डेफर्ड टैक्स इनकम ऐसे बुक हो रही है कि पिछली क्रिएटेड लायबिलिटी रिवर्स हो रही है। बात समझ आ रही है? यानी सर हमने जो पिछले सालों की इनकम थी उस पर वो माफिया देता रहा, उसने बोला नहीं चाहिए टैक्स, नहीं चाहिए टैक्स। हमने उसी साल के मैचिंग कॉन्सेप्ट को बरकरार रखने के लिए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट किया था, इन अ व्यू कि आगे जाके जब हमारे जो सेटलमेंट होते होते हमारी इंटरेस्ट इनकम कम होगी तो वो टैक्स लगाएगा, तब जाके मैं लायबिलिटी को रिवर्स करके क्या बुक करूंगा? इनकम। तो हमने कहा, मैंने यहाँ पे सर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की और मेरी लायबिलिटी कम होके 5519 हो गई। अगर मैं सर ईयर 4 पे आऊँ, देखिए ईयर 4 पे मेरी इनकम और कम हो गई। सर इनकम इसलिए कम हो रही है ना, मेरा प्रिंसिपल सेटल हो रहा है, तभी तो ये टेम्पररीली क्रिएटेड डिफरेंस है। और मैंने कहा कि सर टैक्स वाला कह रहा है मेरी नज़र में एक ही चौरंगी है, मेरी नज़र में आपका एसेट गया ही नहीं है, तो आप इसकी डेप्रिसिएशन क्लेम करें एज एन अलाउंस और जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स दे दें, खत्म। अच्छा अब देखें, फिर आपने पीएनएल जो पेश किया होगा, आपकी इनकम कम है, टैक्स की इनकम ज़्यादा है, तो टैक्स वाला बोलेगा शाबाश बेटा इसको ऐड करो। तो टैक्स वाले ने कितना ऐड करवाया होगा? सर टैक्स वाले ने इतना ऐड करवा दिया। जब टैक्स वाले ने इतना ऐड करा दिया तो इसकी वजह से टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, टैक्स भी ज़्यादा हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स कम है। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपने क्या बुक की होगी? डेफर्ड टैक्स इनकम, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ को टैक्स कर रहा है जो पिछले सालों की इनकम थी, हम ऑलरेडी उस पर टैक्स बुक करके आए हुए हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, क्या उसको टैक्स नहीं देंगे? देंगे, वो ऐड करके करंट टैक्स ले जाए। पर मुझे एक्सपेंस से मुसीबत है, तो आज तक जो पिछली लायबिलिटी थी मैं उसको रिवर्स करके क्या बुक करूंगा? इनकम। तो मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो आपके सामने सर देखिए मेरा बैलेंस कितना हो गया? 0। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डेफर्ड टैक्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसर। अब आए इसी की बैलेंस शीट अप्रोच सिखा दूं ताकि ये कंक्लूड हो जाए और आसान हो जाए। इधर देखिएगा फोकस के साथ। हमने कहा नाउ बैलेंस शीट अप्रोच, और बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ आपने फोकस करना है। अच्छा अब अगर मैं बात कहूँ अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट अगर सीखें हम, तो अकाउंटिंग के लिहाज से आपके पास सिर्फ एक ही एसेट है, नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। आप खुद देख लें, अगर आप समझदार हैं तो आपको एक बात समझ आएगी कि अकाउंटिंग के लिहाज से आपके पास क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। कितनी है वो? सर अकाउंटिंग के लिहाज से आपके पास जो नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज है वो ये है। बात क्लियर है? अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, फोकस होकर देखना। देखो अगर आप अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, यानी आप डेफर्ड टैक्स निकालने की बात कर रहे हैं बैलेंस शीट अप्रोच से, तो आप एसेट और लायबिलिटी की बात करते हैं। तो लीज के रिलेटेड फाइनेंस लीज में लेसर की किताबों के अंदर क्या होता है? सर NIFL। आप देखें क्योंकि ये एसेट तो निकल गया ना, जबकि टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मैं जो मानता हूं वो क्या मानता हूं? सर मैं तो मानता ही PP हूं, यानी मैंने कहा कि 5 लाख का PP है, इसमें से एक 25 माइनस करो, मैं ये मानता हूं। बात समझ आ रही है? नहीं, अगेन बात समझिएगा भाई, दोनों सिंपल रखते हैं। यहाँ पे मैं एरो भी डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये है हमारा NIFL अकाउंटिंग में, तो यही एसेट है ना। टैक्स के अंदर क्या है? एक्चुअल PP, वो एक्चुअल PP को मान रहा है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं?
हमने एक रिसीवेबल बुक किया और उसकी रिकवरी करते जा रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरी नज़र में कोई NIFL है ही नहीं, मेरी नज़र में जो है वो एक्चुअल PP आफ्टर डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब सोचने का पैरामीटर और तरीका क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे सोचने के लिए दिमाग लगाने के लिए कि हमारे पास अगर आप यहाँ पे फोकस करें, अगर हमारे पास यहाँ पे फोकस करें तो लीज के रिलेटेड अकाउंटिंग के अंदर कैरिंग अमाउंट है 392,265। ये कैसे आई सर, ये शेड्यूल से आई, ये वाली 392,265 ये अमाउंट है कैरिंग अमाउंट एज पर अकाउंटिंग NIFL। बात क्लियर है, फिर रिपीट कर रहा हूं, कैरिंग अमाउंट है एज पर अकाउंटिंग NIFL की, क्लैरिटी है। आगे फिर हमने कहा ये कैसे आई सर, ये अमाउंट ऐसे आई 5 लाख रुपए माइनस 1 साल का डेप्रिसिएशन, ईयर 1 की कैरिंग अमाउंट, क्योंकि टैक्स वाला कह रहा है मेरी नजर में एसेट एक्चुअल एसेट है, आपकी नजर में NIFL है। यहां तक क्लैरिटी है। अब आगे लेके चलते हैं। अब समझने की बात यह है यहाँ पे मेरे बच्चों कि हम अगर इसको इस पैरामीटर से सोचें, सही है जी, इसको अलग अलग करके, सही है जी, कि यहां पर एक्चुअल PP कैरिंग अमाउंट में, अब इसको यूं ले जाते हैं ना यहां पे ताकि आपको ये समझ आ जाए, अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, सही जी, और इसको हम यहां ले आए। अब बात समझ आएगी, अब आएगी बात समझ सर लॉजिकली। अच्छा खैर, हमने कहा NIFL का मतलब है कि ये वो रिसीवेबल है जिस पे मैंने इनकम बुक करनी है। बात समझिएगा, ये वो रिसीवेबल है जिसके ऊपर मैंने क्या बुक करनी है, इनकम। यानी आज आप ये कह सकते हैं कि आज तक NIFL के पर्सपेक्टिव से, आज तक NIFL के पर्सपेक्टिव से टैक्स बेस जीरो है। क्यों? क्योंकि वो NIFL को मानता ही नहीं है। यानी वो कह रहा है कि मेरी नज़र में कोई NIFL पे आने वाली इनकम नहीं है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टैक्स वाले की नज़र में कोई NIFL पे आने वाली इनकम नहीं है। तो आज तक NIFL पे आने वाली कोई इनकम नहीं है, मीन्स आज तक NIFL पे आने वाली इनकम नहीं है। मेरी बात समझना मेरे बच्चों, मेरी बात समझना। तो टैक्स वाले ने आज तक लेस करवाया होगा। वापस सुन लो भाई, हम कह रहे हैं अकाउंटिंग के लिहाज से एक नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज बुक की है मैंने, जिस पे मैं इनकम जनरेट करूंगा, क्योंकि एसेट है ना। टैक्स वाला कह रहा है मैं इस एसेट को मानता ही नहीं हूं। तो जब टैक्स वाला कह रहा है कि मैं इस एसेट को मानता ही नहीं हूं, आज तक की बात हो रही, आज तक की एजेड की, टैक्स वाला कह रहा है जब मैं इस एसेट को मानता ही नहीं हूं तो इस पे आने वाली आज तक की इनकम को भी नहीं मानता, अब इसको कटाएं। उसने लेस करवा दिया होगा, आज तक लेस करवा के टैक्सेबल इनकम कम रही होगी। देखो लेस करवाया होगा लेस करवा के टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करवाता रहा होगा। ड्यू टू दिस, एज अ रिजल्ट वी मस्ट हैव बुक्ड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आज तक। तो क्या हम ये कह सकते हैं, कि सर अगर मैं यहां पे मेरे बच्चों में डिफरेंस निकालूं, इन दोनों का, तो हमने कहा इसके ऊपर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर 30% की 117,679। पर सर ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपने अगर एजेड का बैलेंस देखना है तो दोनों देखें ना, कि अकाउंटिंग में क्या हुआ हुआ है, टैक्स में क्या हुआ। बात समझिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई NIFL अकाउंटिंग में तो है, टैक्स बेस में नहीं है, और PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टैक्स में है, अकाउंटिंग में नहीं है। पर मैं इसको अलग से इसलिए देख रहा हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि ऑल टुगेदर विद रिस्पेक्ट टू लीज है। इसके अलावा जो PP होंगे वो अपने हिसाब से हैंडल होंगे। तो खैर, अब इसको सोचने का तरीका, क्या हम ये कह सकते हैं कि टैक्स बेस अगर यहाँ पर है, कहाँ पे सर, ये टैक्स वाले के हिसाब से PP की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अकाउंटिंग में आज तक वी कैन से कि कोई
एसेट नहीं है। भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि अकाउंटिंग में आज तक कोई एसेट नहीं है, मीन्स कि जो भी है ऑल टुगेदर, भाई जो भी है ऑल टुगेदर पूरा एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू पीपी चार्ज हो गया है। देखें भाई, अगर मैं दो पर्सपेक्टिव की बात करूं, आप बहुत फोकस होकर देखिएगा। देखिए दो चीजें हैं ना, एक तो NIFL की इनकम पे मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर ली। क्यों बुक की? क्योंकि मैं कह रहा हूं आज तक जो मेरी इनकम है, आज तक की जो मेरी इनकम है वो उसको इनकम नहीं मान रहा, तो अब उस पर टैक्स लगाने के लिए मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर दी। अब उलट है, अब हम आ गए पीपीई के ऊपर। हम तो ये देखते हैं ना कि जहां जितना एसेट कम है वहां उतना एक्सपेंस ज्यादा है। तो क्या आप अगर ये बात समझें कि एसेट कहां पे नहीं है, आप बोल रहे हैं भाई आपका एसेट जो है अकाउंटिंग में नहीं है, तो अगर अकाउंटिंग में मेरे बच्चों एसेट नहीं है तो वहां पे एक्सपेंस ज्यादा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बात समझिएगा, क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इसलिए ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि आप यूं समझें कि वहां पे मेरी अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट क्या जीरो है, और यहां पे जो मेरी टैक्स बेस है वो 3,75,000 है। तो एज फार एज एक्चुअल पीपी इज कंसर्न, तो क्या आप ये बात मानते हैं कि एज फार एज एक्चुअल पीपी इज कंसर्न के अंदर हमारे पास हमारी जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उसने आज तक इतने का, मुझे इतने का जो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का, वो अलाउ नहीं किया होगा, क्योंकि ये येट टू बी अमोर्टाइज है ना, वो तो ओवर द पीरियड दे रहा है। इस बात को पिक करें, क्लिक करें, भेजे में फिक्स करें। मैं कह रहा हूं आज तक जो मेरे लिए सारा का सारा एक्सपेंस है, क्योंकि मेरी नजर में तो पीपी है ही नहीं, वो कह रहा है मैं इसको ओवर द पीरियड आपको अमोर्टाइजेशन दूंगा 4 सालों के अंदर। तो एज फार एज पीपी इज कंसर्न उसने 3,75,000 रुपए का, यूं करते ना, यहां पे लिख देते तुम्हारे लिए, दिस मीन्स कि आज तक टैक्स वाले ने 3,75,000 की हद तक एक्सपेंस अलाउ नहीं किया। अच्छा, एक्सपेंस अलाउ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी नज़र में अभी भी एसेट है जो मेरे लिए पूरा गायब है। तो जब आज तक उसने एक्सपेंस नहीं अलाउ किया तो उसने एड बैक करवा दिया होगा, एड बैक करवा के टैक्स लगाया होगा। एंड इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन वी मस्ट हैव बुक्ड डेफर्ड टैक्स इनकम एंड डेफर्ड टैक्स एसेट। तो हमने क्या कहा कि इसके ऊपर हम क्या बुक कर लें सर, डेफर्ड टैक्स एसेट। कितने परसेंट से भाई? 30% से। तो आपने कहा कि सर इसके ऊपर डेफर्ड एसेट। अच्छा, आप जरा बात समझिएगा, अगर मैं इसको और इसको नेट करूं तो ये कितना आता है? 5179। सर ये 5179 आपकी नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है ईयर 1 के एंड की। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये देखें 5179, दूसरा साल पिक करते हैं। आ जाएं जी, हमने कहा ईयर 2। अब सिंपल है, NIFL और PP, अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। सही है जी, बहुत सुकून से समझिएगा। हमने कहा NIFL उठाऊं अगर दूसरे साल की तो कितनी है मेरे बच्चों को? ये रही। अच्छा, टैक्स बेस क्या है? 0। वापस सोचने का तरीका जल्दी से मुझे देख के बताएंगे। यहाँ पे वापस सोचने का तरीका ये है मेरे बच्चों कि आज तक जो मैं NIFL की इनकम मान रहा हूँ वो इनकम नहीं मान रहा, तो उसके ऊपर आज तक जब वो इनकम नहीं मान रहा तो आई मस्ट हैव क्रिएटेड ग्रॉस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन दिस NIFL। तो हमने क्या कहा, इसके ऊपर 30% की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई, क्योंकि आज तक वो इनकम, क्योंकि वो तो कह रहा है मैं तो NIFL को मानता ही नहीं हूं, तो ऐसी कोई इनकम मेरी नज़र में नहीं है। तो जो इनकम नहीं है उसकी नज़र में उस पर उसने टैक्स लगाया भी नहीं होगा। पर हम मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, डेफर्ड एक्सपेंस बुक करेंगे, क्योंकि वो माइनस करवाता रहा होगा। बात क्लियर है? आगे अब अगर मैं PP की बात करूं तो कितने साल वो डेप्रिशिएट हो चुका? तो 5 लाख से शुरू हुआ था, 1,25,1,25, यानी क्या हम कह सकते हैं 2.5 लाख रुपए का ऐसा एक्सपेंस है जो अब तक टैक्स वाले ने अलाउ नहीं किया। तो टैक्स वाले ने 2.5 लाख रुपए अब तक एक्सपेंस अलाउ नहीं किया, तो उसने एड बैक कर दिया होगा एज फार एज बैलेंस शीट इज कंसर्न।
तो 2.5 लाख रुपए का एक्सपेंस अगर टैक्स वाले ने अलाउ नहीं किया तो उसने आज तक 2.5 लाख रुपए ऐड करवा दिए। मतलब कहने का मकसद है बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ ना कि भाई अगर आप पीपी वहां पे नहीं है यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स के 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन अभी आगे मिलेगी जो कि मिली नहीं है। तो अगर नहीं मिली तो इन ऑर्डर टू क्लेम द डिडक्शन, आज तक की बात कर रहा हूं, तो मैं इसके ऊपर क्या बुक कर लूंगा, मैं इसके ऊपर क्या बुक कर लूंगा सर, इसके ऊपर बुक कर लूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट। तो हमने कहा ये डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया, दोनों को नेट करूं तो मेरे पास क्या आ गया 7127। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें ये कितना आ रहा है 7127। और अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लूं तो आप कहेंगे ये आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। और हम यहाँ पे जाके देखें तो ये आ गया डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो सर अगर मैं लेसर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सिंपल दो चीजें याद रखें। पीएनएल के लिए पहली चीज कि वो रेंटल इनकम को टैक्स करेगा, रेंटल पूरे रेंटल को टैक्स करेगा और डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा, आपकी इंटरेस्ट इनकम को नहीं मानेगा। ये साइड में हो गया, ये पीएनएल हो गया। एज फार एज बैलेंस शीट इज कंसर्न तो आप दो एसेट्स को देखेंगे लीज के लिए। पहला NIFL, वो NIFL की कोई भी इनकम को आज तक नहीं मानेगा, तो जैसी बात है उसने आज तक कटा दिया होगा तो आपने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक की होगी और कॉरेस्पॉन्डिंगली वो आपके पास उस पीपी को अभी भी मानता है, तो उसमें अभी डिडक्शन आना बाकी है। तो डिडक्शन आना बाकी है तो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, जो बेनिफिट आज का है तो मैंने उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम और डेफर्ड टैक्स एसेट रख के बैठा हुआ हूँगा। बात क्लियर है? तो सर दिस वाज ऑल अबाउट लीज विद रिस्पेक्ट टू लेसर, पीएनएल और बैलेंस शीट अप्रोच दोनों। जज़ाकल्लाह।